हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उन दोनों में क्या रिलेशन होता है। तो दोस्तों, इन दोनों में रिलेशन बताने के लिए सबसे पहले हम थोड़ा सा इनके बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि हमारा कोई भी एक चार्ज है, उसके कारण किसी भी पॉइंट के ऊपर किसी आर दूरी पर स्थित कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है। तो आप कहेंगे हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू बराबर होती है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर के बराबर। और इस पी पॉइंट के ऊपर हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। तो आप कहेंगे इसकी वैल्यू बराबर आती है के क्यू अपॉन आर के बराबर। और अगर कोई हमसे पूछे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, तो आप कहेंगे भाई इस क्यू चार्ज को इनफाइनाइट से इस पी दूरी तक लाने में हमारे द्वारा कुछ वर्क डन किया जाता है ना। तो इस वर्क डन और किसको ला रहे हैं, इस क्यू चार्ज को ला रहे हैं। तो डब्ल्यू बाई क्यू है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, है ना। ये हमने स्टडी किया है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डब्ल्यू बाई क्यू। और दोस्तों, अगर हमसे पूछा जाए कि हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो बराबर होती है हमारा जो कंजर्वेटिव फोर्स है उसके द्वारा जो किया जाने वाला वर्क डन है उसकी नेगेटिव वैल्यू के बराबर होती है ना। यानी कि आप इसे क्या लिखोगे, माइनस ऑफ एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर लिखोगे। और ये अपना जो फोर्स है ये कौन सा है, कंजर्वेटिव फोर्स है। इसके अलावा दोस्तों, हमने स्टडी किया है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और किन्हीं दो चार्ज के बीच में जो लगने वाला जो फोर्स है उन दोनों में क्या रिलेशन होता है। तो ये रिलेशन अपना बराबर होता है एफ वेक्टर, अब यहाँ कंजर्वेटिव फोर्स है इसलिए मैं सी लगा देता हूँ, अपॉन क्यू के बराबर होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमारे मन में यही क्वेश्चन आएगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो फोर्स है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है या फिर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, यानी कि संरक्षित बल होने पर क्या फर्क पड़ता है। तो इन सभी बातों को हम वन बाय वन समझ लेते हैं। दोस्तों, किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स की दो प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और वो क्या है। मान लीजिए हमारे पास में कोई भी एक चार्ज है, इस चार्ज को हमें पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके जाना है। तो हम इस पॉइंट ए से बी तक कई सारे पाथ है जिनके द्वारा हम यहाँ तक लेके जा सकते हैं। ये हमारा पाथ फर्स्ट है, आप इसे बिल्कुल एकदम सीधा लेके जा सकते हो, ये हमारा पाथ सेकंड है। इसके अलावा हम कोई एक थर्ड पाथ और लगा सकते हैं, ये थर्ड पाथ है ना। तो आप पॉइंट ए से बी तक लेके जा रहे हो, तो यहाँ पर हमारे द्वारा कुछ वर्क डन किया जा रहा है। ये वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट पे ही डिपेंड करेगा, है ना। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है, पाथ इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और हमारी सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि अगर किसी चार्ज को हम किसी पॉइंट ए से बी तक लेके जा रहे हैं, कहाँ से, पॉइंट ए से बी तक, तो अगर हमारे द्वारा जो वर्क डन किया जा रहा है वो है अपना डब्ल्यू ए बी, है ना। इसी प्रकार से इस चार्ज को हम पॉइंट बी से ए तक लेकर आए, कहाँ से, पॉइंट बी से ए तक लेकर आए, तब भी हमारे द्वारा कुछ वर्क डन होगा। तो ये जो वर्क डन किया जा रहा है इसको मैं डब्ल्यू बी ए से डिनोट करता हूँ। अब दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारे द्वारा जो वर्क डन है वो किसके बराबर होगा। तो आप कहेंगे अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, है ना। और डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो आप कहेंगे पॉइंट ए और बी के बीच की दूरी के बराबर होगा। और बीच की दूरी कितनी है, तो मान लेते हैं बीच की दूरी है अपनी स्मॉल आर। अब दोस्तों, बात करते हैं फर्स्ट कंडीशन के लिए, जब हम इस चार्ज को पॉइंट ए से बी तक लेके जा रहे हैं, तो इस कंडीशन में हमारे इस क्यू नोट चार्ज के ऊपर फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा। आप कहेंगे इस डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि हम ए से बी की ओर लेके जा रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट कौन सी तरफ होगा, आप कहेंगे डिस्प्लेसमेंट भी इसी तरफ होगा, है ना। तो यहाँ पर हमारा जो वर्क डन है वो किसके बराबर होगा, आप कहेंगे वर्क डन है इसकी वैल्यू बराबर आएगी एफ, और साथ में आएगा अपना आर, क्योंकि टोटल जो डिस्प्लेसमेंट है वो अपना आर के बराबर है। और दोनों के बीच एंगल कितना है, तो आप कहेंगे भाई दोनों एक दूसरे के पैरेलल ही तो है, तो एंगल अपना थीटा इक्वल टू 0 होगा और cos 0 की वैल्यू 1 आएगी। तो नेट वर्क डन है वो अपना एफ आर के बराबर आएगा, आएगा ना। अब जब हमारा जो चार्ज है पॉइंट बी पर मौजूद होगा और हम इसे बी से ए तक लेकर आ रहे हैं, तो इस कंडीशन में हमारे इस चार्ज पर जो वर्क डन किया गया है वो उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। तो आप कहेंगे भाई बी से ए की तरफ लेकर आ रहे हैं, तो फोर्स तो लगेगा हमारा इस डायरेक्शन में, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट भी बी से ए की तरफ ही हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट भी अपना इसी डायरेक्शन में होगा। परंतु आप एक चीज देख रहे हो, हमारा जो फर्स्ट कंडीशन है उसमें डिस्प्लेसमेंट हम ले रहे हैं पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, जबकि सेकंड कंडीशन में हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। तो आप क्या कहेंगे कि फर्स्ट कंडीशन में अगर हमारा जो वर्क डन है वो एफ आर के बराबर है, तो सेकंड कंडीशन में हमारा जो वर्क डन है वो किसके बराबर होगा, माइनस एफ आर के बराबर होगा। और यहाँ पर माइनस साइन हमें बताता है कि सेकंड कंडीशन में हमारे द्वारा जो वर्क डन किया गया है वो अपोजिट डायरेक्शन में है ना। अब अगर आपसे पूछा जाए कि हमारा जो टोटल वर्क डन है वो किसके बराबर होगा, तो आप कहें भाई टोटल वर्क डन है वो बराबर आएगा कि आप जो फर्स्ट पाथ के अंदर जो वर्क डन है और जो सेकंड पाथ में जो वर्क डन है उनको ऐड कर दीजिए। तो जरा कीजिए, डब्ल्यू नेट है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, तो आप कहेंगे भाई दोनों को ऐड किया तो अपनी वैल्यू आई 0,
तो दोस्तों यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि जब आप पॉइंट ए से बी तक जा रहे हो और फिर अपने वापस बी से ए तक आ रहे हैं, तो यहाँ हम क्या बना रहे हैं, एक क्लोज पाथ बना रहे हैं। और किसी भी क्लोज पाथ के अंदर जब वर्क डन है उसकी वैल्यू 0 आती है, इसका मतलब हमारा जो फोर्स है वो कैसा है, एक कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, हमारा जो इलास्टिक फोर्स होता है, हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, ये सारे के सारे क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। अब आपके मन में एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि सर ये तो आपने जो कंजर्वेटिव फोर्स है उसकी प्रॉपर्टी बताई, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमारा जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये कंजर्वेटिव है या नहीं है। तो इसकी भी एक ट्रिक है दोस्तों। जब भी आपको ये देखना हो कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो कंजर्वेटिव है या नहीं, इसके लिए हम क्या करेंगे, डेल वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर देखेंगे, हमारा जो डेल वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर देखेंगे। अगर इनकी वैल्यू हमारी 0 के बराबर आती है तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो फोर्स है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है। और अगर डेल क्रॉस ई वेक्टर की वैल्यू 0 के बराबर आती है तो आप क्या कहेंगे कि हमारा जो फील्ड है वो एक कंजर्वेटिव फील्ड है। और दोस्तों डेल क्रॉस एफ या डेल क्रॉस ई वेक्टर ये होता क्या है, तो ये होता है कर्ल। क्या होता है, कर्ल। इसके ऊपर हमने एक अलग से वीडियो बना रखी है जिसमें हमने ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल के बारे में डिटेल में स्टडी किया है। वहाँ हमने समझा है कर्ल है उसका मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन क्या होता है ना, उसका जो फिजिकली इंटरप्रिटेशन क्या होता है, उन सब के बारे में हमने स्टडी किया। वहाँ हमने देखा कि हमारा जो डेल क्रॉस ई वेक्टर है इसकी वैल्यू 0 भी आ सकती है, इसकी वैल्यू हमारी कोई पॉजिटिव नंबर के बराबर भी आ सकती है, इसकी वैल्यू हमारी नेगेटिव भी आ सकती है। तीनों ही कंडीशन में पॉसिबल है। अगर हमारी डेल क्रॉस ई वेक्टर की वैल्यू 0 के बराबर आती है तो इसका मतलब होता है कि हमारा जो फील्ड है वो क्या है, ई रोटेशनल है। क्या है, ई रोटेशनल। और अगर इसकी वैल्यू कोई पॉजिटिव या नेगेटिव आई तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो फील्ड है वो रोटेशनल है। अब आप कहेंगे भाई ई रोटेशनल रोटेशनल कुछ समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा सर आप खुल के बताइए। देखिए दोस्तों, हमारे कोई भी चार्ज है, जैसे कोई एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, अगर हमसे पूछा जाए कि उनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उनको आप किस तरह से दिखाओगे, तो आप कहेंगे भाई हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो हमेशा बाहर की तरफ होती है, यानी कि ये हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है ना। जबकि एक नेगेटिव चार्ज है उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो हमेशा उस चार्ज की तरफ आती हुई होती है, यानी ये एक सिंक की तरह बिहेव कर रहा है ना। तो यहाँ पर हमारी जो फील्ड लाइन है वो कहीं घूम तो नहीं रही, वो एक सीधी आ रही है और सीधी जा रही है, तो आप क्या कहेंगे, ये एक इरोटेशनल है। मैं एक एग्जांपल और देता हूँ कि अगर हमारा जो प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज है उनके कारण अगर फील्ड लाइन वो रोटेट करे तो उस कंडीशन में हमारा जो फील्ड लाइन कुछ इस तरह से दिखाई देगी, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्लस क्यू चार्ज है उसके कारण जो फील्ड लाइन है वो गोल गोल घूम रही है। कभी होता है कैसी फील्ड लाइन, नहीं होता ना। तो ये क्या दिखा रही है कि हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है उसके कारण जो भी हमारा फील्ड लगेगा वो रोटेशन के अंदर तो होगा नहीं, है ना। तो आप कैसे कहेंगे कि हमारा जो डेल वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर है उसकी वैल्यू भी हमारी एक रोटेशनल होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए ना। इसी कारण इसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है। इसको मैं एक एग्जांपल और देता हूँ दोस्तों। आप कोई भी दो वेक्टर का जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हो, जैसे हमारे पास में ए वेक्टर और बी वेक्टर है ना। हमारा जो ए वेक्टर है वो कुछ इस डायरेक्शन में है और जो बी वेक्टर है वो हमारा इस डायरेक्शन में है। जब आप ए क्रॉस बी करते हो तो इसका मतलब क्या है, आपने अपनी राइट हैंड की जो फिंगर्स है उनको रखा है ए के ऊपर और अब आप अपनी फिंगर्स को बी की तरफ कर्ल कर रहे हो, यानी कि बी की तरफ घुमा रहे हो। तो आपका जो थंब है उसकी डायरेक्शन क्या दिखाएगा, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन दिखाएगा, है ना। तो इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, हमारे सरफेस के परपेंडिकुलर इनसाइड होगी। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ बी क्रॉस ए करते, क्या करते, बी क्रॉस ए करते, तो इस कंडीशन में हम अपना राइट हैंड है उसकी फिंगर्स कहाँ रखते, यहाँ बी के ऊपर रखते और अब इन फिंगर्स को हम क्या कर्ल करते। तो हमारा जो थंब है, थंब की डायरेक्शन क्या दिखाती, हमारा जो बी क्रॉस ए की डायरेक्शन दिखाती और थंब हमारा कौन सा होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में होता ना। तो जब भी आप ए क्रॉस बी करते हो या बी क्रॉस ए करते हो तो आपके पास में जो भी एक वेक्टर आ रहा है उसकी डायरेक्शन हमेशा सरफेस के या तो परपेंडिकुलर इनसाइड होनी है या आउटसाइड होनी है ना। तो आपको एक एग्जांपल आपने पढ़ा है टॉर्क के बारे में, टॉर्क किसके बराबर होता है, आर वेक्टर क्रॉस एफ के बराबर होता है। तो टॉर्क के अंदर क्या होता है, हमारा जो आर वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में है, हमारा जो अप्लाइड फोर्स है वो है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो टॉर्क अपना किस डायरेक्शन में लगेगा, जब आप आर क्रॉस एफ करेंगे तो सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो टॉर्क है वो रोटेशन के कारण ही तो आ रहा है। इसी प्रकार से जब हम एंगुलर मोमेंटम के बारे में स्टडी करते हैं, किसी भी सर्कुलर मोशन के अंदर मान लीजिए कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, किसी r रेडियस के ऊपर जब किसी v वेलोसिटी के साथ रोटेशन करेगा तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो यहाँ पर या तो सरफेस के अपवर्ड डायरेक्शन में होगा या डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा ना। तो यहाँ पर भी जो अपना एंगुलर मोमेंटम है वो किसके कारण है, रोटेशन के कारण ही तो है। तो यहाँ पर अपना r क्रॉस f वेक्टर करते हो इसकी वैल्यू 0 के बराबर तो नहीं आ रही ना,
किसी न किसी टर्म के बराबर ही तो आ रही है। तो यानी कि जब भी कोई चीज रोटेट करेगी तो आपके पास में सी वेक्टर है वो तो आएगा, यानी कि अपना जो डेल वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर है उसकी वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0 के बराबर आएगी। तो दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपसे पूछा जाए कि हमारा जो फील्ड है वो कंजर्वेटिव है या नहीं, तो आपको देखना है डेल वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर है इसकी वैल्यू 0 के बराबर है या नहीं। अगर 0 के बराबर है तो हमारा फील्ड है वो कंजर्वेटिव होगा। इसी प्रकार से हम देखेंगे डेल वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, इसकी वैल्यू 0 के बराबर है या नहीं। ठीक है, एक क्वेश्चन में बताता हूँ आपको। जैसे आपको ई वेक्टर है वो दे दिया एक्स वाई आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और आपसे पूछा गया है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कंजर्वेटिव है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे डेल वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर करेंगे। तो यहाँ पर रखिए वैल्यू, देखिए यहाँ आ गया अपना आई कैप जे कैप एंड के कैप, साथ में अपना क्या आएगा डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई एंड डेल बाई डेल जेड। और अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की और वैल्यू रखी, तो आई कैप के साथ आ रहा है अपना एक्स वाई, जे कैप के साथ आ रहा है अपना वाई एंड अपना के कैप के साथ आ रहा है जेड। ठीक है, अब इस डिटर्मिनेंट को आप सोल्व कर सकते हो। इसे सोल्व करके आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कंजर्वेटिव है या नहीं। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों इतना आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक कंजर्वेटिव फील्ड है ना, और जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है। तो इस फोर्स के द्वारा जो वर्क डन किया गया है वो किसके बराबर होगा, हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। ठीक है, अब हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो बराबर होता है हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बाई क्यू के बराबर होता है ना। तो इस रिलेशन को हम यहाँ रख देते हैं, तो यहाँ रखिए, तो अपने पास में क्या वैल्यू आएगी, आगे पास में आ गया डी वी और साथ में ये क्यू इधर चला जाएगा, तो क्यू डी वी लिख दीजिए इसको, और ये बराबर आ जाएगा माइनस ऑफ एफ सी वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। अब दोस्तों इस Q को अगर हम राइट साइड में ले आए तो हमारे पास में क्या आएगा डी वी इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ वेक्टर अपॉन Q, और साथ में आएगा अपना डी आर वेक्टर, है ना। और हम जानते हैं कि फोर्स बाई चार्ज इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होती है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए, डी वी इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। अगर हम बोथ साइड इंटीग्रेट कर दें तो हमारे पास इस टोटल पाथ के लिए जो नेट जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो दोस्तों मान लीजिए हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट ए से बी तक जा रहे हैं, और इस पॉइंट ए की हमारे इस चार्ज से जो दूरी है वो अपनी मान लेते हैं R1 है, और इस पॉइंट पर अपना जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो है अपना VA, और हमारा जो बी पॉइंट है उसकी चार्ज से जो दूरी है वो अपना मान लेते हैं R2, और इस पॉइंट पर अपना जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू है VB के बराबर। अब देखिए दोस्तों, हम पॉइंट ए से बी की ओर जा रहे हैं, और पॉइंट ए है उसकी हमारा जो चार्ज है उससे दूरी कितनी है R1 है, पॉइंट बी की दूरी कितनी है R2 है। हमारा जो पॉइंट ए है उसके ऊपर अपना जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू किसके बराबर है, VA के बराबर, और अपना जो बी पॉइंट है उस पर पोटेंशियल अपना VB। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है उन दोनों के बीच में बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ जाता है। ये हमें क्या बताता है कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम किसी पॉइंट ए से बी तक जा रहे हैं, तो इस कंडीशन में हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में क्या रिलेशन है। ठीक है, और अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हमारा जो पॉइंट ए है उसको हम इनफाइनाइट पे मान लेंगे। तो दोस्तों जब हमारा पॉइंट ए है इनफाइनाइट पर होगा तो उस कंडीशन में ए पॉइंट पर हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू किसके बराबर होगी, आप कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू 0 के बराबर होगी, तो यहाँ पर हम 0 रख देते हैं। और यहाँ पर हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो आप कहेंगे इनफाइनाइट से R तक है, तो मैं यहाँ पर इनफाइनाइट से R लगा देता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अपना जो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, यहाँ VB की जगह सीधा V ही लिख दीजिए, है ना। तो इस V की वैल्यू बराबर आ जाएगी माइनस ऑफ इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू R, और यहाँ आ जाएगा अपना E वेक्टर डॉट DR वेक्टर। तो ये अपने पास रिलेशन आ जाता है हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में। ठीक है दोस्तों, यहाँ एक रिलेशन आप और बना सकते हो। इस वाली टर्म को फिर से देखिए, यहाँ पर अपना जो dv है ये किसके बराबर आता है, ये बराबर है माइनस ऑफ ई वेक्टर डॉट dr वेक्टर के बराबर आता है। और यहाँ से वेक्टर फॉर्म हटाएंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ ई dr कोस थीटा आ जाएगा। तो यहाँ से अपना जो ई कोस थीटा है इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, माइनस ऑफ dv अपॉन dr के बराबर होगी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको भी आपको याद रखना है। अच्छा दोस्तों मुझे बताइए, यहाँ जो अपना कोस थीटा है इसकी वैल्यू क्या होगी, तो देखिए अपना जो प्लस क्यू चार्ज है उसके कारण किसी पी पॉइंट के ऊपर जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, आप कहेंगे इसी तरफ होगी, है ना।
और अपना जो डिस्प्लेसमेंट है यानी कि जो आर है उसकी डायरेक्शन कौन सी तरफ होगी, आप कहेंगे आर भी अपना इसी डायरेक्शन में होगा, तो दोनों सेम ही डायरेक्शन में है ना। तो इस कंडीशन में अपना जो थीटा है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 0 डिग्री के बराबर होगी। तो यहाँ पर cos 0 की वैल्यू आप 1 रख सकते हो। तो अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू अपने पास में बराबर आ गई माइनस ऑफ dv/dr के बराबर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि कई बार आपको एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मान लीजिए आपके पास में कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई चाहे स्फेरिकल सेल हो, अपनी डिस्क हो, कोई भी रिंग हो, या फिर कोई भी एक सीट हो, उसके कारण किसी पी पॉइंट के ऊपर अपना जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू आपको दे दी जाए। तो इस पी पॉइंट पर हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू मान लीजिए वी है ना, और आपसे इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पूछी जाए, तो आप यहाँ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी। या फिर आपको कुछ इस तरह से दे दिया जाए v = r³ + 3r², इस तरह से कोई फंक्शन के फॉर्म में दे दे 2r, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो यहाँ पर हम डिफ्रेंशिएट करके सोल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तो हम सिर्फ बात करते हैं वन डायमेंशन के लिए, इसके लिए किसी एक दिशा के लिए बात करते हैं, परंतु अपना जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो आपको 3 डायमेंशन में दे रखा हो, जैसे कि आपको कुछ इस तरह से दे दिया जाए x² + yz प्लस अपना दे दिया जाए xz, और आपको बोल दिया जाए किसी पॉइंट 1 0 -1 के ऊपर अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो वहाँ एक रिलेशन और याद रखिएगा, हमारा जो डेल वेक्टर v है इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, ई वेक्टर के बराबर होती है। अब दोस्तों आप कहेंगे कि सर ये वाला रिलेशन कहाँ से आया, तो इसके लिए भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, और उस प्ले लिस्ट में आप देखेंगे कि एक वीडियो आपको मिलेगी ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल से रिलेटेड। तो उसमें आप देखेंगे कि हमने इस रिलेशन को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, वो वीडियो जरूर देखिएगा। उसमें हम देखते हैं कि हमारा कोई भी एक स्केलर पॉइंट फंक्शन है, उस स्केलर पॉइंट फंक्शन का जब आप ग्रेडियंट करते हो, डेल ऑपरेट के साथ उसको ऑपरेट करते हो, तो इसकी वैल्यू एक वेक्टर फंक्शन आती है, यानी कि ई वेक्टर के बराबर आती है। और वहां पर हमने डिटेल से स्टडी कर रखा है कि जो डेल वेक्टर वी है ये आपको क्या रिप्रेजेंट करता है, यानी कि इसका जो फिजिकली इंटरप्रिटेशन क्या है उसके बारे में भी हमने डिटेल में स्टडी कर रखा है, उसको जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, तो इन सारी रिलेशन को आपको याद रखना है। तो दोस्तों आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपके कुछ और डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई डाउट रह जाता है, आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हो, कभी कोई और वीडियो बनाकर हम इसको डिस्कस करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद, थैंक यू।